नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 गोधली भाग 2 पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो की रचना है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। यह एक निबंध शैली है, तो आपको हम बताएंगे, पूरा सारांश के रूप में पढ़ेंगे, पाठ को समझेंगे और पूरे क्वेश्चन आंसर को भी हम आपके सामने लाएंगे। तो चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो सबसे पहले पाठ को समझिए। श्रम का मतलब होता है काम, विभाजन का मतलब होता है बांटना, और मतलब हम सभी। जाति का मतलब होता है कास्ट, जो लैटिन भाषा के कास्टिम से निकला हुआ है, और प्रथा का मतलब होता है रीति रिवाज। क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर 8 धर्मों के लोग निवास करते हैं। उनकी जाति, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज सब अलग अलग है। तो चलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन काल का संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। पाठ को सारांश के रूप में भी समझेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से उच्च शिक्षा के लिए वे न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर लंदन गए। उन्होंने धार्मिक, पौराणिक और वैदिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया। इस प्रकार अम्बेडकर जी इतिहास, मीमांसा, विधेयता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के व्याख्याता थे। अपने देश में कुछ दिनों तक उन्होंने वकालत भी किया। समाज राजनीतिक में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अछूत स्त्रियों और मजदूरों के लिए उन्होंने उनके सम्मान के लिए संघर्ष किया। उनके प्रमुख रचनात्मकता के 3 प्रेरक थे, मतलब उनके जो प्रेरणा स्रोत थे वो 3 थे। कौन कौन थे समझिएगा। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि अंबेडकर जी के प्रेरणा स्रोत कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाने के कारण उन्हें संविधान निर्माता भी कहा गया है। आपको क्वेश्चन बनेगा संविधान निर्माता किसे कहा गया है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। लेकिन 1956 में उनकी मृत्यु हो जाती है दिल्ली में। उनकी प्रमुख रचनाएं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनिस एंड डेवलपमेंट, द अनचेटेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्रा, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धर्मा, और थॉट एंड लैंग्वेज स्टेटस, द राइज एंड फॉल, द हिंदू वीमेंस, एनिएशन ऑफ कास्ट इत्यादि हिंदी भाषा में उनका लेखन भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के 21 खंडों में प्रकाशित है, जिनका बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से जाना जाता है। प्रस्तुत पाठ, जो कि एक निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बाबा साहब के भाषण एनिएशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। आपसे क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से लिया गया है, तो एनिएशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, जिसमें जाति पातिक तोरक मंडल में यह भाषण के रूप में था, और वहाँ पर पढ़ने में सहमति नहीं बनने के कारण इसको नहीं पढ़ा गया। बाद में इसको एक किताब की शक्ल दी गई, और बाबा साहब ने लिखा था, भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। जिस समय यह लिखा गया था उस समय जातिवाद, छुआछूत और वर्ग संघर्षों में हमारा देश जा चुका था, और उस समय की यह रचना है। यह काफ़ी शिक्षाप्रद है। कह रहे हैं बाबा साहब, भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। यह विडंबना, यह उपहास की बात है कि आज हम अपने आप को कहते हैं सभ्य हैं, तब भी हम लोग जाति पाति, छुआछूत, बढ़ जात, छोड़ जात, ऊंच नीच के चक्करों में क्या है, फैले हुए हैं। ठीक है, कह रहा है यह अत्यंत शिक्षाप्रद है, और जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है उनके समर्थक के आधार पर।
पहला आधार आधुनिक सब समाज जो कि कार्य कुशलता। पहले वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो वर्ण के आधार पर काम बांटा था। लेकिन आज आधुनिक युग में ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जो मन करता है वो कर सकता है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था अब क्या हो गई है, कमजोर पड़ गई। श्रम विभाजन आवश्यक था और जाति प्रथा इसका ही एक दूसरा रूप था। बाबा साहब कहते हैं जाति प्रथा ही इसका एक रूप था, इसीलिए इसमें कोई बुराई है। जातिवाद के समर्थक के तर्क खंड में बाबा साहब की आपत्ति दर्शाते हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रम विभाजन का भी रूप ले रही है। अगर आपको कोई काम में मन नहीं लगता है तो आप उस काम को नहीं करते, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जो जात का है वही काम करेगा, क्योंकि उस समय वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था के चलते हमारे समाज को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। भारत में जाति प्रथा श्रम के अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं बल्कि विभाजित वर्गों के एक दूसरे के अपेक्षा ऊंच और नीच, बड़ जात छोट जात, और आज भी हमारे समाज में यह व्याप्त है। देखिए, बड़ा छोटा कोई नहीं होता है। शिक्षा जब आप ग्रहण कर लीजिएगा तो अब बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, जो विश्व के किसी समाज में नहीं मिलता है। हमारे यहाँ अमेरिका का उदाहरण लिया जाता है, वहाँ भी काला गोरा में भेद है। जातिवाद हर जगह मौजूद है, लेकिन उसका रूप अलग है। कह रहा है भारतीय श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि के आधार पर श्रम विभाजन नहीं, उसके कार्य कुशलता सक्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि आज के भारतीय श्रम विभाजन जाति के आधार पर है। देखिए, आप जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू जाति के होते हैं, और उसमें भी हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। धीरे धीरे यह कमज़ोर होती गई और आज जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। हमारे यहाँ राजनेता लोग क्या करते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं। आप लोग देखिए, टिकट बांटने के समय या कोई भी चीज़ जो आपके अगल बगल घटता है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं, एक छोटा बच्चा है वह मारपीट करता है, तो उसमें कोई जाति धर्म नहीं रहता है। वो क्या है, एक छोटा बच्चा है वो अपना मारपीट किया, लेकिन जब वो हार जाता है तब वो कहता है कि हम फलाना जात के हैं, तू हमको मार दिया, तो उसके जाति वाले उसके साथ हो जाते हैं, और यह धीरे धीरे करते करते एक सांप्रदायिक दंगा का रूप ले लेता है। तो हम जब हारते हैं तब हमें जाति की याद आती है, हम जीतते हैं तो हमें जाति याद नहीं आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सभ्य समाज है और इसमें सबको बराबर का अधिकार है। संविधान में हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी, चलने की आज़ादी। तो कह रहा है कार्य कुशलता सक्षमता के आधार पर, बल्कि आज के भारतीय श्रम विभाजन जाति के आधार पर बच्चा गर्भ में, अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा है, अगर वो पूजा पाठ नहीं कराता है तो वो ब्राह्मण नहीं है। कर्म के आधार पर था, तो कर्म अब क्या हो गया, ब्राह्मण का बच्चा है कोई दूसरा काम करता है तो कोई बोलता है। आज है ठाकुर का बच्चा है, उसका काम है केस काटना, क्या वो केस काटता है? तो कहने का मतलब है अब वो जाति प्रथा नहीं रही उतनी। उसी समय के लिए श्रम विभाजन किया गया। जीवन भर माता पिता के आधार पर पेशा का निर्धारित होता था, और पेशा जो आपके माता पिता करते हैं, अगर आप दुकान खोले हुए हैं तो आप व्यापारी हो गए, आपका पेशा व्यस्त का हो गया। लेकिन अगर ये काम नहीं करते हैं तो क्या होगा? यही होगा जो कि सब समाज में हो रहा है। तो आज पेशा बदल गया है, हर लोगों का, हर धर्मों के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। आप किसी को नहीं कहिएगा कि हाँ ये डोम है, ये चमार है, ये कुछ भी है। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि छुआछूत अब खत्म हो चुकी है, सरकार उस पर कानून लाई है और हम लोग कानून से चलते हैं, संविधान से चलते हैं, नियम से चलते हैं। लेकिन कुछ राजनेताओं के चलते हिंदू मुस्लिम, छोट जात बड़ जात, गरीब अमीर हर जगह व्याप्त है। तो इस पर हमें अंकुश लगाना होगा और हमें पढ़ लिख कर अच्छा बनना होगा, तभी इस पर हम अंकुश लगा सकते हैं।
चाहे वह पेशे में कुशल हो या न हो। एक कुम्हार का उदाहरण लेते हैं। अगर कोई कुम्हार आज के युग में सिर्फ दिया और कोई मूर्ति उर्ति बनाता है तो क्या उसका पेट चल जाएगा? नहीं चल सकता है। तो आज के युग में हम लोग जातिवाद करते हैं, ये बहुत गलत बात है। उसकी रुचि उस पेशे में नहीं होती है। आपके माता पिता पंडितारे करा रहे हैं, क्या पंडित जी का बेटा पंडितारे करना चाहता है? क्या ठाकुर का बेटा ठाकुर वाला काम करना चाहता है? नहीं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संविधान में सबको जीने का अधिकार है। भले ही वो अकुशलता के कारण भूखे मर जाए, उस समय यह व्यवस्था थी कि आपको अगर उसमें नहीं उस काम को करिएगा तो आपको क्या कर दिया जाएगा? समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा समाज आपको। आज देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे लड़का लड़की भागकर ब्याह कर लेते हैं। आज समाज में उन्हें छांटा जाता है? नहीं, सरकार भी मान्यताएं दे दी है। तो कहने का तात्पर्य है, जिस समय यह लिखा गया उस समय यह अपने प्रकाष्ठा पर था, चरण पर था। तो आज तो नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव आज भी हम लोग देखने को मिलता है। आप कभी कभी देखिएगा, कोई दूसरे जात का लड़का कोई दूसरे जात की लड़की विवाह कर लेती है, तो ये क्या होता है? समाज के लिए अच्छा चीज़ नहीं है। भूखे मर जाते हैं। भारतीय जाति प्रथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसी व्यक्ति को पेशा चुनने का अधिकार नहीं देता है। और उस समय ऐसी धारणा थी और है भी कि हमारे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के आधुनिक समाज में कोई जाति नहीं पूछता है। आपके लिए गांव में जाति धर्म सब है, लेकिन एक फुचका बेचने वाला का कोई जाति पूछता है? नहीं पूछता है। खाने से मतलब है, क्योंकि जाति प्रथा अब खत्म हो चुकी है। श्रम विभाजन के दृष्टि से यह गंभीर दोष युक्त है। जाति प्रथा द्वारा किए गए श्रम विभाजन मनुष्य के स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। जो लोग अपने कार्य रुचि में अविश्वास रखते हैं, उनका दिल और दिमाग काम में नहीं लगता है। हमारे यहाँ भी बहुत लोगों को मन नहीं करता है वो काम करने का। पहले मैला उठाया जाता था हाथ से, लेकिन आज सरकार ने मना कर दिया है। क्या उनके साथ वो लोग नहीं रहते हैं? हम लोग नहीं रहते हैं, हम लोग नहीं चलते हैं? चलते हैं, लेकिन ये नेता लोग अपने वोट बैंक के चलते, अगर आपके आसपास आपकी संख्या ज़्यादा है तो आप भी ऐसा करते हैं। जब आप नहीं सुधरिएगा तो समाज कैसे सुधरेगा? आज हम हिंदू और मुस्लिम करते रहते हैं। ये क्या है? ये जातिवाद का ही रूप है। जो लोग अपने कार्य में रुचि और विश्वास रखते हैं, उनका दिल दिमाग काम नहीं करता है और कुशलता प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जातिवाद द्वारा श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं बल्कि अस्वाभाविक है, जो मनुष्य को निष्क्रिय बना देता है। आप किस धर्म से हैं नहीं है उससे क्या मतलब है, अगर आप दूसरे धर्म का हिनाई नहीं करेंगे। क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ 8 धर्मों के लोग निवास करते हैं। उनकी जाति प्रथा परंपरा रीति रिवाज हर चीज़ अलग है। हम लोग शादी विवाह करते हैं, 7 फेरों का वचन है। मुस्लिम लोग भी विवाह करते हैं, उसमें निकाह होता है, मेहर की रकम होती है। ईसाई लोग भी विवाह करते हैं, उनमें अंगूठी पहनावल होता है। तो कहने का मतलब है हर धर्मों का हमको क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए और किसी से जाति नहीं पूछना चाहिए। जाति जाति क्या पूछते हो जिसकी पूजी हो पाखंड, मूल जानना बड़ा कठिन है वीरों का रणधीरों का, रामधारी सिंह दिनकर कह रहे थे। तो कह रहे हैं कि यह निष्क्रिय बना देता है। बाबा साहब के अनुकूल आदर्श समाज के लिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की आवश्यकता है। हम जब अच्छा बनेंगे तो समाज अच्छा बनेगा। हम अगर जातिवाद नहीं करेंगे तो हमारे बाल बच्चा, हमारा समाज नहीं करेगा। लेकिन जब हम आप सिखाते हैं बउआ वो छोड़ जात है, वो बढ़ जात है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बढ़ जात और छोड़ जात क्या है? खुद आप कहते हैं, समझाते हैं, अपने बच्चों को जहरीला ज्ञान देते हैं। जब वो बड़ा होगा तो क्या वो बात आपका मानेगा? कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब चाहते हैं कि स्वतंत्र रहे सब व्यक्ति, समानता रहे, सब सामान्य रहे और भाईचारा बना रहे।
दूध और पानी की तरह भाईचारा बना रहे, सुख और दुख में एक रहे, तब ये देश, राज्य, समाज का विकास होगा। क्योंकि आदर्श समाज में एक गतिशीलता होना चाहिए। समाज एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित होता है। जो आप कीजिएगा वो आपका बच्चा आपके घर में करेगा, क्योंकि नकल कर कर ही बच्चा सीखता है। इसलिए अगर हम जाति जाति रटते हैं तो दूसरे को आप नहीं सिखा सकते हैं। अगर आप बढ़ जात छोड़ जात करते हैं, छुआछूत करते हैं, दूसरे से गलत व्यवहार करते हैं, तो वो भी तो देख रहा है, तो वो भी तो करेगा। तात्पर्य यह है कि आदर्श समाज में बहुविध हित और सबका भागीदारी होना चाहिए। इसीलिए दूसरा का नाम लोकतंत्र। लोकतंत्र में लोग सामान्य हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा था, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। लेकिन कुछ नेता, कुछ लोग अपने स्वार्थ के चलते, जाति का पोषक करने के चलते ये समाज को विकृत कर रहे हैं। क्यों? लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं, बल्कि लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान है। हमारे यहाँ सब धर्मों के लोग निवास करते हैं। उनकी प्रथा, परंपरा, खान पान सब अलग है, लेकिन हम लोग एक हैं, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। अगर हम लोग एक नहीं रहेंगे तो दूसरा आदमी आकर हम पर राज करेगा। जैसे अंग्रेज व्यापारी बनकर आए और हमारे यहाँ राज की। सामूहिक दिनचर्या एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान है। इसमें एक आवश्यक है कि अपने साथी के प्रति हम श्रद्धा और सम्मान की भावना रखें और सबको क्या समझे? बराबर समझे। अगर हम लोग सबको बराबर समझेंगे, अगर आप दूसरे को सम्मान दीजिएगा तो आपको भी सम्मान मिलेगा। कहा जाता है, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप हूँ शीतल हो। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी वाणी बोलेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का पहला पाठ श्रम विभाजन जाति प्रथा, जो कि रचना थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, यह निबंध शैली थी, सारांश के रूप में पूर्ण अध्ययन किए हैं।